और कैसे आप सब। पिछली क्लास में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक, इन दोनों टेक्निक्स पर बात करी थी। और आज की क्लास में ना हमें कुछ अच्छे एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं जो एनपीवी टेक्निक पर आए हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि आज की क्लास में हमें कुछ एक आध नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है जो एनपीवी टेक्निक्स को बिलोंग करता है और कुछ अच्छे एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व करना है। वक्त बचा तो देखेंगे, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन मेन मुद्दा हमारा आज अच्छे एग्जाम एमसीक्यूज जो एनपीवी टेक्निक पर आए हुए हैं वो डिस्कस करना है। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 24 नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का ही क्वेश्चन है। यहां पर हमें एनपीवी निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में हम एक नया शॉर्टकट सीखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमें फिलहाल आता है, मतलब जितना अभी तक हमने नॉलेज एक्वायर किया है उसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको इसे करने का एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखता है कि कंपनी जो है उसको कैश इनफ्लोज होने वाले हैं 25,000 रुपए पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। मतलब अगले 4 सालों तक हमें 25,000 रुपए के कैश इनफ्लोज होने वाले हैं और हमारा आउटफ्लो कितने का है 60,000। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दे रखी है 10% दे रखी है। सबसे पहले हमें जैसे आता है हम पहले वैसे ही कर लेते हैं। जहां तक सवाल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज का है मैंने आपको बता रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 60,000 रुपए का हमारा आउटफ्लो है और आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया ही होती है। मतलब क्योंकि ये आउटफ्लो टाइम 0 पर हो रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइम 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है और हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। उसके बाद हमें मेनली यहां पर क्या कंप्यूट करने हैं कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। हमें यहां पर 4 सालों का डेटा दे रखा है 1, 2, 3 और 4 और हमें यहां पर कैश इनफ्लोज दे रखे हैं और कैश इनफ्लोज में हमारे पास है 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। ठीक है। मैं शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा लेकिन पहले इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। आर यहां पर है 10%, तो 1/1.1 हम 4 बार करेंगे तो हमें हमारे पीवीएफ मिल जाएंगे। 1/1.1 एक बार किया तो हमारा पीवीएफ आया 0.9091। एक और बार इक्वल टू प्रेस किया 0.8264। एक और बार इक्वल टू प्रेस किया 0.7513। एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.6830 और उसके बाद हमारे यहां पर पीवीसीआई का टोटल निकल जाएगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएंगे। 25,000 को 0.9091 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 22,728। मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 727.5 था। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8264 ये आता है 20,660। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7513 ये आता है 18,783। ऐसे ही 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6830 ये आता है 17,075, है ना। और इसको हम टोटल कर देते हैं अगर 22,728 प्लस 20,660। ये नॉर्मल तरीका है। मैं अभी एक शॉर्टकट बताने वाला हूं आपको। 18,783 प्लस 17,075, है ना। ये हो गया 79246। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वो इनफ्लो जो है वो 79246 है और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 60 है। इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लोज कम है, इसका मतलब एनपीवी तो पॉजिटिव आने। फिलहाल मेरा ना ऑब्जेक्टिव अभी यहां पर एनपीवी निकलवाना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ध्यान से प्लीज देखिएगा, पेन हो सके तो छोड़ दीजिएगा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपने पीवीसीआई कैसे निकाले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे निकाले, तो आप क्या कहोगे? सर पहले हमने 25,000 मतलब पहले साल का इनफ्लो लिया और उसको 0.9091 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने दूसरे साल का जो 25,000 ही था वो लिया और उसको हमने 0.8264 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने तीसरे साल का लिया, वो भी 25,000 ही था और उसको हमने 0.7513 से मल्टीप्लाई कर दिया।
और फिर हमने एक और बार 25,000 लिया और उसको हमने 0.6830 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही किया आपने, यही किया है ना। मैं अब आपसे अगर ये कहूं कि ये जो 4 बार आपने किया है 25,000 को हर बार पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई, हम अगर यहां पर 25,000 को कॉमन ले लें, अगर ये सिंपल मैथ्स की बात आप जानते हैं, तो अंदर रह जाएंगे सिर्फ पीवी फैक्टर 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830। ऐसा ही है। मतलब अगर मैं 25,000 को कॉमन ले लेता हूं तो ऐसा कुछ दिखेगा, और 25,000 को मैं कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 साल के पीवी फैक्टर के सम से। ये क्या है? 4 साल के पीवी फैक्टर है 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस ऐसे ही 0.6830 प्लस ये आता है 3.1698। मतलब हम यहां पर कहीं ना कहीं 25,000 को 3.1698 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर आता है यहां पर पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज आता है 79245। आप देखेंगे तो फिर से वही सेम आ गया पीवीसीआई 79245। एक बच्चे ने कहा सर सेम कहां है, तो अलग आ रहा है। अरे भाई 1 रुपए का ही तो फर्क है, और इतनी बड़ी फिगर में 1 रुपए का फर्क कोई फर्क नहीं माना जाता। और ये जो फर्क आया भी है ना, ये तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आया है। अप्रोक्सीमेशन मतलब हमने जो ये पीवी फैक्टर लिए हैं क्योंकि डेसिमल्स में लिए हैं, इसलिए थोड़ा छोटा मोटा एक फर्क आ गया। मतलब मोर और लेस सेम ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आए हैं। लेकिन अब एक बात जो यहां पर ध्यान देने वाली है वो ये कि हम ये देख पा रहे हैं कि हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। और ये शॉर्टकट लेकिन कब लगा सकते हैं? जब हमारे आने वाले सालों के कैश इनफ्लोज हर साल इक्वल हों, जैसे कि यहां पर हर साल 25,000 है, तो उस केस में जितने भी सालों के कैश इनफ्लोज हैं उन सारे सालों के अगर हम पीवी फैक्टर का सम कर दें, जैसे कि आपने यहां पर 4 सालों के पीवी फैक्टर का सम कर दिया, अगर हम ये कर देते हैं और उसको एक ही बार कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाता है। लेकिन ध्यान रखें ये शॉर्टकट कब लग पाएगा? जब हमारे कैश इनफ्लोज आने वाले सालों में सेम हो। तो मैं यहां पर अब जो सिखाना चाहता हूं वो ये कि ये जो 3.1698 है ना, ये हम एक शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। सर शॉर्टकट क्या? 4 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फैक्टर निकालेंगे, पीवीएफ निकालेंगे और जोड़ देंगे। मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं कि फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए आपके सामने ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है। हमारा यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, तो 1/1.1 कितने साल है? 4। 4 बार इक्वल टू पहले प्रेस करो, 1 2 3 और 4। उसके बाद आप देखो कि आपके कैलकुलेटर पर एक जीटी का बटन होगा, ये ग्रैंड टोटल बोलते हैं, ये प्रेस कर दो। ये प्रेस करते ही आप देख लो वही फिगर आ गई, कितनी है? 3.1698। और हमारे भी यही फिगर है, देखो आप 3.1698। मतलब ये कि हम सम ऑफ पीवी फैक्टर जो है एक शॉर्टकट की मदद से निकाल सकते हैं। सर एक बार प्लीज फिर से बताइए, आइए जरा फिर से देखते हैं। हमने कहा हम ये कर सकते हैं 1/1.1, अगर हमें पीवी फैक्टर के सम निकालने हो तो जितने सालों के पीवी फैक्टर का सम करना है उतनी बार इक्वल टू प्रेस कर दो। 4 साल है, 1 2 3 4, और उसके बाद जीटी के बटन को दबा दो तो यहां पर क्या आ जाता है? सम ऑफ पीवी फैक्टर आ जाता है। ये एक शॉर्टकट है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आप में से कई बच्चों के कैलकुलेटर पर हो सकता है जीटी का बटन ना हो। जैसे कि मैं आपके सामने एक कैलकुलेटर रख रहा हूं, एक कैलकुलेटर ये रहा। इस कैलकुलेटर में देखिए कहीं पर जीटी का बटन नहीं है। मतलब ये कि हम ये जो शॉर्टकट है लगा नहीं पाएंगे अगर हमारे कैलकुलेटर में जीटी का बटन ना हो। तो मैं हालांकि आपको बिना जीटी के बटन यूज किए भी एक शॉर्टकट बताऊंगा, अभी एक और शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन मेरा आपको यह सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर है जिस पर जीटी का बटन नहीं है तो प्लीज एक कैलकुलेटर खरीद लीजिए। हो सकता है एग्जाम में ये शॉर्टकट लगाने का मौका लग जाए। और 2 कैलकुलेटर होंगे तो दिक्कत भी क्या है? कभी कभी मान लो एग्जाम में हम अगर सपोज घर पे प्रैक्टिस करते करते एक कैलकुलेटर घर पे ही भूल गए और एक बैग में ही रखा, तो अगर भूल भी गए तो हमारे पास एक बैकअप प्लान तो होगा। कभी कभी भगवान ना करे किस्मत ऐसी खराब हो कि कैलकुलेटर इतनी तेज, इतनी जोर से नीचे गिरा जमीन पर कि वो 2 टुकड़े हो गए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो ऐसा कुछ हो गया कि एक कैलकुलेटर चल ही नहीं रहा
उसके बाद भी हमारे पास दूसरा बैकअप होगा। कोई बेचारा स्कूल जब हम एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं तो एक बच्चा कैलकुलेटर लाना ही भूल गया प्रैक्टिकल पेपर में, उसकी मदद हो जाएगी। कहने का मतलब अगर हम 2 कैलकुलेटर रख भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, जीटी का बटन वाला कैलकुलेटर पक्का ले लीजिएगा, इससे हमें जो है शॉर्टकट लगाने में आसानी होगी। लेकिन सर फिलहाल तो बताओ कि आप अगर जीटी का बटन ना हो तो उस केस में फिर हमें कैसे करना है। देखो जीटी का बटन ना हो, ये सपोज बिना जीटी के बटन वाला कैलकुलेटर है, तो क्या करना है आपको, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है, एक बार इक्वल टू प्रेस करो। उसके बाद दिख रहा है ये m प्लस दिख रहा है, इसका मतलब हम मेमोरी में ले जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करके m प्लस, फिर दूसरी बार इक्वल टू प्रेस करके फिर से m प्लस, तीसरी बार इक्वल टू प्रेस करके फिर से m प्लस, चौथी बार इक्वल टू प्रेस करके फिर से m प्लस, और उसके बाद MRC मतलब मेमोरी रिकॉल, मेमोरी को रिकॉल करा देंगे 3.1698। मतलब अगर हम जीटी का बटन हमारे कैलकुलेटर में नहीं है तो हम ये मेमोरी का भी यूज करके अपने इस पर्टिकुलर शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं क्या करना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, पहली बार इक्वल टू प्रेस किया फिर m प्लस आया, दूसरी बार इक्वल टू प्रेस किया फिर m प्लस आया, तीसरी बार फिर m प्लस, चौथी बार फिर m प्लस, उसके बाद मेमोरी रिकॉल। सर ये तो नहीं आया, मैं यही बताना चाह रहा हूं, मेमोरी के फॉर्मूला में, मेमोरी के यूजेज में एक गलती क्या हो सकती है आपसे। देखिए अगर आप मेमोरी का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है, आप देख रहे हैं ऊपर ये m का साइन अभी है, अगर m का साइन है इसका मतलब जब आप मेमोरी रिकॉल करवाएंगे तो ये पुरानी भी कोई मेमोरी पिक कर लेगा। तो अगर आप मेमोरी का यूज कर रहे हैं तो पहले ये इंश्योर कर लो कि ये मेमोरी का साइन हट जाए। 2 बार मेमोरी रिकॉल दबा दोगे ना तो मेमोरी का साइन हट जाएगा, देखो m हट गया यहां से। पहले आप ये इंश्योर कर लेना कि ऊपर m का साइन ना रहे, m पहले हट जाना चाहिए, उसके बाद अब यूज होगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, एक बार इक्वल टू m प्लस, एक और बार इक्वल टू m प्लस, एक और बार इक्वल टू m प्लस, एक और बार इक्वल टू m प्लस, 4 बार हो चुका। अब मेमोरी रिकॉल 3.1698। अब सपोज मैं अगर यहां पे इसको 0 करता हूं, अभी भी देख रहे हो मेमोरी का साइन अभी भी है, ये हट जाना चाहिए अगर मेमोरी का शॉर्टकट लगाना चाहे तो, इसलिए ना इसमें खतरा है। एग्जाम में ये ध्यान नहीं रहा तो क्या दिक्कत, फिर तो दिक्कत रहेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इट्स बेटर कि आप जो है जीटी वाले बटन वाला कैलकुलेटर ले लीजिए, ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी, आप एग्जाम में शॉर्टकट प्यार से लगा पाएंगे। क्योंकि जीटी में तो कुछ भी नहीं करना, इसमें तो क्या करना है, 1/1.1 करेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद जीटी प्रेस किया, आ गया आंसर। नहीं, ये ज्यादा आसान है। बाकी मेरी जिम्मेदारी थी आपको फेमिलियर करवा देना शॉर्टकट से, वो मैंने करवा दिया। ठीक, अब हमें यहां पर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गए, पर ध्यान रखें इस क्वेश्चन में इसने हमसे एनपीवी मांगा था। क्या मांगा था, एनपीवी मांगा था, और एनपीवी का फॉर्मूला होता है पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। व्हाट इज पीवीसीआई, 79245 माइनस व्हाट इज पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 60,000 था इस क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं 19,245 हमारा पॉजिटिव एनपीवी आ गया, 19,245। अब ना क्योंकि हम यहां पर अप्रोक्सीमेशंस यूज कर रहे हैं, हम पूरे पूरे डेसिमल तो ले नहीं रहे, और हमने यहां पर तो शॉर्टकट भी यूज किया है, नहीं तो माइट भी हमारा एग्जैक्ट आंसर ना दिखे, बट कोई बात नहीं, आपको फिर नियरेस्ट आंसर देखना है। हमारा 19,245 के नजदीक आंसर कौन सा है, 19,248, तो हम यहां पर बी टिक करके आएंगे, ठीक है ना, नियरेस्ट आंसर टिक करके आते हैं तो बी टिक करके आएंगे, यही नियरेस्ट आंसर है यहां पर। आइए एक बार एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, एक बार मैं शॉर्टकट इसके थ्रू फिर से रिपीट कर दूंगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव कैश इनफ्लोज ऑफ ₹30,000 पर एनम। इसका मतलब हर साल सेम कैश इनफ्लो होने रिसीव 30,000 के, और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। कैश आउटफ्लो कह रहा है 1/20 का है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इस बार ध्यान रखें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% का है। सबसे पहले मुझे ये बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज क्या होगा। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज होने वाला है 1,20,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 1,20,000, है ना, यही हो जाएगा। अब आता है पीवीसीआई पर। पीवीसीआई हम यहां पर इस बार शॉर्टकट से निकालेंगे। शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, हम इक्वल कैश इनफ्लो लेंगे। इक्वल कैश इनफ्लो यहां पर कितने का है, 30,000 का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे,
सम ऑफ पीवी फैक्टर से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सम ऑफ पीवी फैक्टर से, है ना, 5 सालों के जो पीवी फैक्टर उसके सम से 30,000। और पीवी फैक्टर का सम यहां पर कैसे लेना, ध्यान रखना 5 साल के पीवीएफ। आइए जरा, कैलकुलेटर आपके सामने है, मैं एक बार जीटी और एक बार बिना जीटी के दोनों करके बता दूंगा। 1/1.12, 1/1.12, क्योंकि इस बार आर कितना है? 12% है। कितने बार इक्वल टू प्रेस करोगे? 5 बार, क्योंकि 5 साल है। पहले साल का पीवीएफ, दूसरे साल का पीवी फैक्टर, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, 5 साल हो गए। उसके बाद जीटी प्रेस कर देंगे और ये कितना आ रहा है? 3.6048, 3.6048। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पर। आइए एक बार दूसरा तरीका भी बता देता हूं, जो मेमोरी वाला था। मेमोरी वाले में क्या करोगे? 1/1.12, एक बार इक्वल टू प्रेस किया, मेमोरी में ले गए, 2 बार प्रेस किया फिर ले गए, तीसरी बार फिर ले गए, चौथी बार फिर ले गए, 5वीं बार फिर ले गए, 5 बार ही लेके जाना बस। उसके बाद मेमोरी रिकॉल, और कितना आ रहा है? वही 3.6048। सेम ही आएगा ऑफकोर्स, अलग थोड़ी आएगा, सेम ही आएगा। मतलब हमें शॉर्टकट लगाना के बाद तो काम बिल्कुल ही आसान है, कुछ करना ही नहीं आपने, सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है। ये शॉर्टकट लगाने के बाद आपका काम हो गया काफी आसान। 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6048 से, और ये आता है 1,08,144। ठीक है, ये हमारे क्या आ गई? पीवीसीआई। अब हमें निकालनी है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ 1,08,144 माइनस 1,20,000। अरे तो नेगेटिव आ रहा है, जो भी आ रहा है निकालना तो है ही। $11,856, ये हमारा आ गया नेगेटिव 11,856। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लीजिए प्लीज आप। क्वेश्चन नंबर 26, आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा कंपनी हैज इन्वेस्टेड 7 lakhs इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, कह रहा 5 लाख तो इनिशियली हमने लगा दिया, मतलब जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू किया तभी लगा दिया, और रिमेनिंग जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लगाए। देखो अभी तक मैंने आपके साथ जितने भी एग्जांपल्स शेयर किए उन सब में आपने देखा होगा एक कॉमन बात थी कि जो हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी हम मानते थे कि वो डे 1 लग जाया करती है। ये बात हमने अभी तक एज्यूम करी, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि सारा पैसा हमारा एक साथ नहीं लगा। 5 लाख तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही लग गया, लेकिन जो बचा हुआ 2 लाख है वो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर लगा। और प्रैक्टिकली भी तो ऐसे ही होता है। अगर हमें कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, प्लांट लगाना है, क्या हमें सारा पैसा डे 1 चाहिए होगा? नहीं भाई, पैसा अगर हम किसी भी फैक्ट्री को लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आज सोचा और कल तक फैक्ट्री रेडी हो गई। फैक्ट्री रेडी होने में वक्त लगता है, और खासकर एक बहुत बड़े लेवल पर अगर फैक्ट्री बन रही हो तो हो सकता है 1, 1.5, 2 साल का भी वक्त लग जाए। तो पैसा सारा एक साथ चाहिए ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर इससे थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात ही करिए। लेकिन आपको मैंने ये बात बताई है, हम एनपीवी में फ्यूचर के सारे फ्लोज को प्रेजेंट मोमेंट पर लेके आ रहे हैं। अगर हमारा कोई भी आउटफ्लो हो या इनफ्लो हो, फ्यूचर में हो रहा है, उसको मुझे खींचकर उसकी डिस्काउंटिंग कर कर टाइम 0 पर लेके आना है। तो इस बार ना आप पहले ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकालना भी थोड़ा सा यहां पर हमें उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? मैं आपको नॉर्मल जैसे टेबल बना रहे थे वैसे ही टेबल बनवा देता हूं। एक हमने कहा था ईयर का, मैं यहां पर एक कॉलम बना देता हूं कैश आउटफ्लो का, और फिर मैं आपके लिए एक कॉलम बना देता हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, और फाइनली जो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकालेंगे एक कॉलम उसका। अब देखिए प्लीज, हमने 5 लाख तो बिगिनिंग में ही दे दिए और रिमेनिंग आखिरी में दी है, मतलब 2 लाख रुपए अब लास्ट में दिए होंगे। टोटल 7 लाख का प्रोजेक्ट है ना। अच्छा, अब जो 5 लाख रुपए हैं ये तो इनिशियली ही लग गए, इसका मतलब ये तो टाइम 0 पे ही इन्वेस्टमेंट हो गया। और जो 2 लाख रुपए है इसका इन्वेस्टमेंट टाइम 1 पे हुआ है। और जब मैं बोलता हूं टाइम 1, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब ये कि पीवी फैक्टर इस बार हमें यूज करने पड़ेंगे। देखो टाइम 0 का पीवीएफ हमेशा कितना होता है? वो तो 1 ही होता है। आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया ही है।
पहले ये पूरे के पूरे 7 लाख जितने हमने पीछे क्वेश्चन किए, ये पूरे के पूरे 7 लाख टाइम 0 पे लग रहे थे। इस बार कुछ टाइम 0 पे लग रहा है और कुछ टाइम 1 पे लग रहा है। तो जो ये टाइम 1 पे लग रहा है, इसके लिए तो हमें पीवी फैक्टर का यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यहां पर कितना दे रखा है, 12% पर एनम। तो 1/1.12 अगर करते हैं तो ये आ रहा है 0.8929, है ना, देखो यही आ रहा ना। अच्छा, अब हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 5 लाख रुपए, आज 5 लाख रुपए की वर्थ 5 लाख ही है, लेकिन ये 2 लाख आज नहीं 1 साल के बाद लगाने हैं, तो इसकी आज वर्थ कितनी है, 2 लाख को हम 0.8929 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख रहे हैं, भले ही हम 7 लाख लगा रहे हैं, पर हम 7 लाख कंसिडर नहीं कर रहे, हम कंसिडर कितने कर रहे हैं, 6,78,580, क्योंकि जो 7 लाख लग रहे हैं उनकी आज के टर्म्स में वैल्यू ये वाली है। इसको हम बोलेंगे ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज आ गए। इस एग्जाम्पल से आपने ये बात समझी कि इस बार आउटफ्लो भी हो सकता है आने वाले ईयर्स में हो रहे हो, जरूरी नहीं कि सारा आउटफ्लो बिगनिंग में ही हो रहा हो, वो आगे भी हो सकते हैं, उसको भी हमें डिस्काउंट करके टाइम 0 पे लेके आना है। और मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। 5 लाख रुपए तो आज लग रहे थे, तो उसका पीवीएफ तो 1 होगा, और जो टाइम 1 पे लग रहे हैं उसका पीवीएफ ये होगा। ये पीवीएफ कैसे आया, 1/1.12 करके ऐसे आ गया। अब चलते हैं आगे, ध्यान से पढ़िएगा आगे का। स्क्रैप वैल्यू जो रियलाइज होती है प्रोजेक्ट की एट द एंड, वो कितना है, 1.5 लाख रुपए। प्रोजेक्ट खत्म कब हो रहा है, 5वें साल के आखिर में। इसका मतलब इस स्क्रैप वैल्यू का जो रियलाइजेशन है वो 5th ईयर के एंड में लेना है। तो इसको टाइम 0 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 5वें साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। प्रोजेक्ट जनरेटेड कैश इनफ्लोज ऑफ ₹2 लाख पर एनम थ्रू ईयर्स 1 to 5। अगले 5 सालों के कैश इनफ्लोज सेम है, अगले 5 सालों के कैश इनफ्लोज सेम है। अब हमें कैसे करना है, पीवीसीआई कैसे निकालना है, एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं जो ये ईयर 1 to 5 है, इसमें तो शॉर्टकट लग जाएगा हमारा, कैश इनफ्लो। हर साल कितने के कैश इनफ्लो दिखा रहा है, 2 लाख रुपए के, पीवीएफ। और एक कैश इनफ्लो हो रहा है 5वें साल के आखिरी में, जो कि हमारी स्क्रैप वैल्यू है, कितने का है, हो रहा है यहां पर 1.5 लाख रुपए का, वो हम यहां लिख देंगे 1.5 लाख रुपए। पहले आप देखें कि हमने वो लिख लिया कि हमारे कैश इनफ्लो हो कब कब रहे हैं। जो 2 लाख का कैश इनफ्लो है वो तो आने वाले 5 सालों तक होगा, तो इस पे तो शॉर्टकट लगा देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सम ऑफ पीवी फैक्टर से। और जो ये 1.5 लाख का कैश इनफ्लो है, ये एक ही बार हो रहा है, कब हो रहा है, साल के आखिरी में हो रहा है। कितने साल के आखिरी में, 5वें साल के आखिर में हो रहा है। तो अब हमें यहां पर पीवीएफ कैसे लिखना है, आइए जरा देखें। पहले मैं शॉर्टकट, जो इक्वल कैश इनफ्लो है उसका पीवीएफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, कितने सालों का, 5 सालों का। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर, 12%। तो 1/1.12, 1 2 3 4 5, और किससे फिर इसके बाद क्या करेंगे, जीटी। तो कितना आता है ये, 3.6048, 3.6048। एक बार चेक करिए, लिख दिया मैंने यहां पर 3.6048। आपको अगर थोड़ा अपना काम बढ़ाना हो तो 5 बार 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख लिख लो, और हर साल के पीवीएफ से मल्टीप्लाई करो, तो काम काफी बढ़ जाएगा। नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा काम लिमिटेड रहे, तो शॉर्टकट यही तरीका है लगाने का। अच्छा, अब यहां पीवीएफ क्या लिखोगे, 5वें साल का। तो इसके लिए क्या करना है पता है ना आपको, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम करेंगे 1/1.12, कितनी बार इक्वल टू, 1 2 3 4 5वां, 5वें साल का पीवीएफ कितना है, 0.5674, 0.5674, ये लिख लिया मैंने आपके सामने। अब आपको यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करके। पहले 2 लाख को 3.6048 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7,20,960। 1.5 लाख को 0.5674 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 85,110। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गई, 7,20,960, 85,000, 85,110, 8,06,000,
70, 8,06,070। इनफ्लोज ज्यादा है, आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कम है, इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव आएगी, है ना। बताना जी कितनी आ रही है। 8,06,070 माइनस 6,78,580, 1,27,490, 1,27,490। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव एनपीवी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पॉजिटिव एनपीवी ऑफ 1,27,490। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। और जो मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया ना, वो मैंने इसी क्वेश्चन की ही फिगर्स ली थी, लेकिन वो इससे लाइटर क्वेश्चन था। एग्जाम में जो आया इसमें एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, और वो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्या थी वो मुझे आपके साथ अब शेयर करनी है और डिस्कस करनी है। देखिए इसमें शुरुआत की लाइन तो वही लिखी है कि कंपनी ने इन्वेस्ट किया है 7 लाख रुपए प्रोजेक्ट में, 5 लाख इनिशियली और रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम 0 पर 5 लाख लगा, और टाइम 1 पर कितना लगा? टाइम 1 पर हमारा 2 लाख लगा। ठीक है ना, ये बात तो पहले से ही हमने अभी भी करी थी। अब ना यहां पर जो हमें एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है वो क्या, इट ऑल्सो इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन वर्किंग कैपिटल at the end of the second year, which released back by the end of the project life of 5 years. अब ये जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में एक आध बार एमसीक्यू आया हुआ है। मैं इसके बाद एक और एग्जाम एमसीक्यू कराऊंगा जहां पर ये वर्किंग कैपिटल का जिक्र होगा। पहली बार बोलूंगा, आपको थोड़ा अटपटा हो सकता लगे, लेकिन फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक आध एमसीक्यू करेंगे तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से पहले मेरी बात को। देखो मैं एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, जैसे मान लो मैं कहीं पर एक फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूं। जब फैक्ट्री रेडी हो जाएगी, बिल्कुल तैयार प्रोडक्शन के लिए, तो आपको लगता नहीं फैक्ट्री जब प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगी तो वहां पर हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का? नहीं। और हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल कुछ तो उधार पे ले लें, लेकिन कुछ हमें सारा उधार पे हो सकता ना मिले। भाई करंट एसेट्स जो हमारे होते हैं सारे के सारे थोड़ी बाहर वाले फाइनेंस कर देते हैं, कुछ तो हमें खुद अपने ही पैसों से करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मान लो 100 रुपए की करंट एसेट्स की जरूरत है, करंट लायबिलिटी मान लो हमारी 40 की है, इसका मतलब 60 रुपए जो आया ये क्या है? ये वर्किंग कैपिटल है। बाहर वालों ने 40 रुपए की फाइनेंसिंग कर दी 100 रुपए में से, लेकिन 60 रुपए की फाइनेंसिंग तो हमको ही करनी पड़ेगी। अब वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? हमें हो सकता है स्टॉक मेंटेन करना पड़े, हो सकता है कि हमारे डेटर हमसे उधार पे सेल करें, हमसे उधार पे लेके जाएं माल। अब वो उधार पे लेके जाएंगे तो हमारे डेटर्स अराइज हो जाएंगे। हमें कैश रखना पड़ता है डे टू डे खर्चों के लिए। मतलब ये कि हमें करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया, अब आप बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं, जैसे ही आप प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे तो आपको अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ये भी रखना पड़ेगा। ये हम वर्किंग कैपिटल नाम के टॉपिक में भी डिस्कस करते हैं। हम अगर उधार पे सेल कर रहे हैं तो हमारे डेटर्स भी राइज हो जाएंगे, हमें हो सकता है कैश भी मेंटेन करना पड़े। मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए हमको पैसा चाहिए होगा जो हमें लगाने पड़ेंगे। तभी वो कह रहा है कि हमें 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं। किसमें इन्वेस्ट किए हैं? वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किए हैं। कब? कह रहा है सेकेंड ईयर। बाद में क्यों चाहिए? शुरुआत से ही क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भाई शुरुआत में तो फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं, अभी शुरुआत में थोड़ी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर तक हमारी फैक्ट्री रेडी हो चुकी होगी, तब हमें अब वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और जैसे ही मान लो ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया, जब तक बिजनेस चल रहा है डेटर बकाया है, जब तक बिजनेस चल रहा है हमने स्टॉक मेंटेन कर रखा है, जब तक बिजनेस चल रहा है हमारे पास कैश भी मेंटेन कर रखा है क्योंकि खर्चों के लिए। एक इंसान का मान लो बिजनेस फिर बंद हो गया, मान लो बिजनेस बंद कर दिया उसने। अब जब बिजनेस बंद कर दिया तो डेटर क्या अब पेमेंट होल्ड करके रखेंगे? नहीं, वो वापस कर देंगे, मतलब वो हमारे रिलीज हो जाएंगे वापस। अब क्या हमें स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, स्टॉक भी बेच देंगे। क्या अब हमें कैश भी मेंटेन करके रखना है? जब बिजनेस ही नहीं करे तो कैश किसके लिए मेंटेन करोगे? मतलब ये कि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो बाद में रिलीज हो जाती है।
ये फिक्स एसेट की तरह नहीं है कि एक टाइम के बाद डेप्रिशिएट हो गया। अरे भाई स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश, ये डेप्रिशिएट थोड़ी होंगे। जब तक बिजनेस कर रहे हैं तब तक उधार पे सेल भी करनी है, जब तक बिजनेस कर रहे हैं तब तक हमें स्टॉक भी मेंटेन करना है, जब तक बिजनेस कर रहे हैं तब तक हमें कैश भी मेंटेन करना है। लेकिन जैसे ही हमारा बिजनेस बंद हो गया, मतलब अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद डेटर में क्यों ब्लॉक करने भाई, अब पैसे लो उनसे, खत्म करो कहानी। अब स्टॉक क्यों मेंटेन करना जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, स्टॉक अब होगा नहीं, सारा बिक जाएगा तो मतलब वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमने कैश होल्ड करके रखा था कि डे टू डे खर्चे मीट करेंगे, अब वो कैश भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बातें बोली है ना अभी, ये सब बातें वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जब हम फैमिली पढ़ते हैं पूरी, तो वहां पर ना ये सब बातों पे और डेप्थ एनालिसिस करते हैं। डेटर्स में और मतलब बहुत बढ़िया से एनालाइज करके सारी बातें होती हैं। ऐसे ही इन्वेंट्री पर बातें होती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो अलग ही यूट्यूब पर भी अपलोडेड है। ऐसे ही कैश मैनेजमेंट नाम का भी टॉपिक है। फिर हम ओवरऑल डिस्कशन करते हैं जिसमें हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की बात करते हैं, तो वहां पर ये बातें और ज्यादा डिटेल में पड़ी जाती है। फिलहाल मुझे लगता है अभी इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमें मेंटेन करनी पड़ती है, उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट लगेगी। भाई कैश अगर आपको होल्ड करके रखना है तो पैसा चाहिए ना, स्टॉक खरीद के रखना है पैसा चाहिए ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। और जैसे ही बिजनेस आपका बंद हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो वापस निकाल लो, मतलब वो वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाती है। ये यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बस। अब मैंने इतनी कहानी जो बताई, अब ध्यान से देखिए प्लीज। हम अब यहां पर क्या करने वाले, हमने वर्किंग कैपिटल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, हमने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए। कब किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। और ये वापस रिलीज बैक हो जाने हैं कब, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। ऑफ कोर्स अभी तो हमने इन्वेस्ट किया है, अब जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब वापस रिलीज हो जाएंगे, मतलब फिर यही अमाउंट इनफ्लो का काम करेगा 5वें साल के आखिर में। लेकिन तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम देखते हैं हमारे क्या और क्या क्या कैश इनफ्लोज है। कह रहा है स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट कितना है, 1.5 लाख रुपए, ये हमारा एक इनफ्लो है। प्रोजेक्ट जनरेटेड कैश इनफ्लोज ऑफ 2 लाख पर एनम थ्रू ईयर्स 1 to 5, ये भी हमारे इनफ्लोज हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब इनफ्लो में क्या क्या लिखेंगे, 1 to 5, 1 to 5 2 लाख, ठीक है। फिर 5 एट द एंड ऑफ द 5th ईयर स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी, स्क्रैप वैल्यू कितने की है, 1.5 लाख की है। और एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो भी रिलीज हो जाएगा, 2 लाख रुपए। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता ना तो मैं इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाता हूं, पर एमसीक्यू पैटर्न है, मैं आपको फॉर्मेट में ज्यादा फंसाना नहीं चाहता। फिलहाल हम थोड़ा सा फिर से कॉमन सेंस लगाते हुए बात करते हैं। ये 2 आउटफ्लो कौन से हैं, ये 2 आउटफ्लो तो हमारे इन्वेस्टमेंट के हैं। ये 2 आउटफ्लो हमारे किस चीज के हैं, ये 2 आउटफ्लो हमारे इन्वेस्टमेंट के हैं। ये वाला आउटफ्लो कौन सा है, ये वाला आउटफ्लो वर्किंग कैपिटल का है। और यही 2 लाख का आउटफ्लो हमें बाद में रिलीज भी हो जाएगा। बिजनेस बंद, प्रोजेक्ट बंद, तो वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड। ये 1.5 लाख किसका है, स्क्रैप वैल्यू का। और जो ये हर साल हमें इनफ्लोज होते हैं ना, ये बिजनेस करने से आए हैं, इसको हम ऑपरेशंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑपरेशंस, कि बिजनेस ऑपरेशन से आए। एक बार ना क्वेश्चन फिर से रीड करके सारी इंफॉर्मेशन हम एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब पी फैक्टर से मल्टीप्लाई तो करना रह गया है नहीं। देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है 7 लाख रुपए का, लेकिन टुकड़ों में किया है, 5 लाख इनिशियली और 2 लाख रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो हमने पहले 5 लाख लिख दिया, 2 लाख लिख दिया। टाइम जरूर ध्यान रखना, आज जो लगाया है वो टाइम 0 है और 1 साल के आखिर में लगाया है वो टाइम 1 है, क्योंकि पी फैक्टर उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद कहता है हमने 2 लाख रुपए और लगाए हैं, वर्किंग कैपिटल में लगाए हैं। कब लगाए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो टाइम 2 हो गया। एंड ऑफ द सेकंड ईयर क्या होगा, टाइम 2। 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में लगाए हैं। कह रहा है ये रिलीज बैक हो जाएंगे कब, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है, 5 साल। तो हमने कहा देखो टाइम 5 पर हमें ये इनफ्लो भी हो गया, अभी आउटफ्लो है, अभी लगाने पड़े, लेकिन बाद में ये पैसा रिलीज भी हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी, तो वो टाइम 5 का इनफ्लो हो जाएगा। उसके बाद कहता है स्क्रैप वैल्यू भी आएगी प्रोजेक्ट से, कितनी, 1.5 लाख रुपए की। हमने कहा ये 1.5 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू भी आ गई। और फिर कह रहा है कि जो हमारे हर साल के कैश इनफ्लोज होने हैं वो 2 लाख रुपए के होने हैं। आप इसे सिंपली कैश इनफ्लो बोल लो, या इसको आप ऑपरेशंस के कैश इनफ्लो भी बोल सकते हो। और क्योंकि ये हर साल इक्वल हो रहे हैं तो हम यहाँ पर शॉर्टकट लगा सकते हैं। जानते हो अगर कैश इनफ्लोज इक्वल नहीं हो रहे होते, मान लो एक बार 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 1 लाख, तो फिर हमें हर साल का अलग अलग लेना पड़ता, क्योंकि फिर शॉर्टकट नहीं लग सकता था। नहीं, अब हमें इसी के बेसिस पे एनपीवी निकालनी है। आइए जरा देखें। सबसे पहले टाइम 0 का पीवीएफ कितना होगा, सर 1 होगा।
फिर टाइम वन का पीवी फैक्टर कितना होगा बताइए, टाइम वन का। सर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है यहाँ पर 12%, तो 1/1.12, 1/1.12, ये हमारा हो रहा है 0.8929, 0.8929। फिर यहां पर दूसरे साल का पीवी फैक्टर, फिर दूसरी बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 1/1.12, एक बार इक्वल टू, दूसरी बार इक्वल टू करते ही दूसरे साल का पीवी आ जाएगा कितना, 0.7972, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर क्या करना है, अब शॉर्टकट के 5 सालों के पीवी फैक्टर का सम करना है। कैसे करते हैं पता है ना आपको, 1/1.12 करेंगे, कितनी बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, और उसके बाद प्रेस करेंगे GT और ये आ जाएगा 3.6048, ठीक है। फिर हमें यहां पर 5th ईयर के पीवी फैक्टर लिखने हैं, तो 1/1.12 5 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, और 5वें साल का पी फैक्टर हो जाएगा 0.5674, 0.5674। सारे पीवीएफ लिख दिए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा 5 लाख आ जाएगा, 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8929 से, ये आ रहा है 1,78,580। ठीक ऐसे ही हम 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7972 से, और ये आता है 1,59,440। इन सबको टोटल कर देंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज आ जाएंगे, तो 5 लाख प्लस 178,580 प्लस 159,440, ये आ गया 8,38,020। ठीक, इसी तरीके से हम कैश इनफ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.6048, ये करने पर आया 720,960। फिर 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.5674, ये आ गया 85,110। फिर 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5674, और ये आ जाएगा 1,13,480। और फिर इन सबका टोटल 7,20,960 प्लस 85,110 प्लस 113,480, 9,19,550। ठीक है। अच्छा एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये दोनों इनफ्लो ना एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, दोनों का पी फैक्टर भी सेम ही है। तो आप अगर चाहो तो इसमें एक शॉर्टकट लगा सकते हो कि दोनों को एक साथ लेके, मतलब 3.5 लाख रुपए को आप 0.5674 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू एक साथ आ जाएगा, ये भी कर सकते हो। अब निकाल लेते हैं हमारी एनपीवी। एनपीवी हमारी कैसे आती है सर, एनपीवी आती है पॉइंट पीवीसीआई में से पीवीसीओ को माइनस कर देते हैं। पीवीसीआई है 9,19,550 माइनस 8,38,020, जरा बताना कितनी आती है, 9,19,550 माइनस 8,38,020, ये आ गई है 81,530, 81,530। अब मैं आपको पहले से ही क्लैरिफाई कर दूं कि ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, क्योंकि ना डेसिमल लेते हैं ना, इसलिए हो सकता है एग्जैक्ट ना हो। इसलिए कई बार आप देखेंगे, अभी जब हम आगे के एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे, कई बार पीवी फैक्टर एग्जामिनर खुद अपने ही दे देता है कि भाई इससे निकाल लो, लेकिन क्योंकि पीवी फैक्टर हमने लिए हैं अप टू 4 प्लेसेस, हो सकता है जिसने सॉल्व किया हो उसने सारे ही प्लेसेस ले लिए हो सकता है उसने 3 प्लेसेस लिए हो सकता है 5 प्लेसेस लिए हो, तो थोड़ा बहुत हमारा अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस आ सकता है। तो हमें नियरेस्ट आंसर को टिक करके आना है। हमारी पॉजिटिव एनपीवी कितनी है, 81,530। आइए चेक करते हैं नियरेस्ट आंसर कौन सा है। मुझे तो नियरेस्ट आंसर ए ही लग रहा है, 81,500, है ना। देखो डी तो भारी हो गया क्योंकि कह रहा है प्रोजेक्ट हैज नेगेटिव एनपीवी, नेगेटिव तो है नहीं, इनफ्लोज की पीवी ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव एनपीवी है। ये 83 और 81,500 हमारे आंसर के नजदीक कौन सा है, ऑफ कोर्स ए, सिर्फ 30 रुपए का डिफरेंस है, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, इसमें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिसंबर 2022 का हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 जो दिसंबर 2019 में आया, एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए जरा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। कहना फॉर्म ए इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट ए, ठीक है जी,
प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कैश आउटले ऑफ ₹50,000 ब्रैकेट में लिखता है T0 पर, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में हमने 50,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया। कह रहा है फिर हमें वर्किंग कैपिटल का भी एक आउटले करना पड़ा 20,000 रुपए का, लेकिन कब? टाइम 2 पर। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन थी। और आपको पता है ये वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ जो है रिलीज भी हो जाती है। नहीं, देखते हैं आगे कुछ बोलता है कि नहीं। एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ ₹12,000 पर एनम फॉर 5 ईयर्स। कहता है हमारे जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है वो 12,000 पर एनम के होने हैं अगले 5 सालों तक। मतलब शॉर्टकट लग सकता है, हर साल के 12,000 के कैश इनफ्लो है हमें। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब ये कैश इनफ्लोज का ही दूसरा नाम है। कह रहा लेकिन इस 12,000 में क्या नहीं है? दिस इज एक्सक्लूडिंग। ऑफ कोर्स ये तो हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये तो हमारे कैश इनफ्लोज हैं। इसमें वर्किंग कैपिटल का रिलीज बैक कैसे हो सकता है? कह रहा इसमें नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। मतलब जो 12,000 का हमने वर्किंग कैपिटल लगाया है वो भी रिलीज बैक होगा और वो इसके अंदर नहीं है। ऑफ कोर्स कैसे हो सकता है? और कह रहा है इसमें टर्मिनल वैल्यू भी नहीं है। टर्मिनल वैल्यू बेसिकली स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है। टर्मिनल वैल्यू जो है किसका दूसरा नाम होता है? स्क्रैप वैल्यू का। टर्मिनल, टर्मिनल का क्या मतलब होता है? एंड पॉइंट। मतलब जब प्रोजेक्ट बिल्कुल एंड पे आ जाएगा तो हमारा जो एसेट है, जो हमारे फिक्स एसेट लगाए होंगे, जैसे मैंने कहा था मशीनें वगैरह हैं, तो वो बाद में स्क्रैप के भाव तो बिकेगी ना, तो टर्मिनल वैल्यू। और बोला कितना है? 20%। इसका मतलब हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 50,000 की। स्क्रैप वैल्यू 20% आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपए की हमारी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। आपने एक गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की और किसी ने कहा कि भाई जब इसकी लाइफ खत्म भी हो जाएगी तब भी 20% पे बिक जाएगी, मतलब 1 लाख का तब भी आपको कैश इनफ्लो दे देगी। यही बात है टर्मिनल वैल्यू। देखो अगर रेगुलर बैच होता है ना तो फिर पता है मैं क्या करता हूं, जैसे ये छोटी छोटी बातें हैं ना कि स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है टर्मिनल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, इस पे हम नोट लिखवा देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब एनुअल कैश इनफ्लो इक्वल हो तो फिर एक शॉर्टकट लग जाता है, तो मैं इस पे एक शॉर्ट नोट लिखवा दिया, एक नोट लिखवा दिया प्रॉपर, एक फॉर्मूला सा लिखवा दिया कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया जो हर साल के कैश इनफ्लोज होते हैं उसको हम ऑपरेशंस भी बोल देते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ना मैं ये एज अ नोट लिखवा देता हूं अगर रेगुलर बैच होता है, पर क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है आपने ये बातें ऑफ कोर्स समझी ही होंगी, मेरे से सुन के आपको वो बातें सारी पक्की ही हो रही होंगी। नहीं, बाकी अगर आपने कोचिंग नहीं रखी है, सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो प्लीज जो ये आपको नई नई बातें लिख रही हैं आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी लिख सकते हैं अपने नोटबुक्स में। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है? हमेशा की तरह पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें यहां पर 2 आउटफ्लो दिख रहे हैं, एक टाइम 0 पर, एक टाइम 2 पर। जो टाइम 0 का आउटफ्लो है वो कितने का है? 50,000 रुपए का है। टाइम 0 का जो आउटफ्लो है वो कितने का है? 50,000 का है। और टाइम 2 पर वर्किंग कैपिटल का हमको फिर से आउटफ्लो करना पड़ रहा है, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल वाला हो गया और ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। टाइम 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होगा, और क्योंकि यहां पर 10% का इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो 1/1.1 1 2 ये हो गया 0.8264। और अब आप पीवीसीओ निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 50,000 और 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8264 से तो ये हो जाएगा 16,528। 50,000 प्लस 16,528 ये आ जाता है 66,528। ये हमारा पीवीसीओ हो गया। 2 ही आउटफ्लो हैं और तो कोई आउटफ्लो है नहीं। अब आ जाते हैं इनफ्लोज पर, पीवीसीआई। चलिए पहले तो हमें 1 से लेकर 5 साल तक 12,000 के इनफ्लोज होने वाले हैं। फिर 5वें साल में हमारी वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक हो जाएगी। ये बताया नहीं है कि वर्किंग कैपिटल कब रिलीज बैक होनी है, पर ये शब्द लिख देना अपने आप में क्लियर करता है कि वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक हो जाएगी। और कितनी? जितनी लगाई थी। कितनी लगाई थी? 20,000 की। और ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक कब होती है? जब हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये 5वें साल में ही होगी। कितने की? 20,000 की। मतलब ये वाला कैश जो आउटफ्लो पहले हुआ है ये बाद में इनफ्लो बन जाता है। अब ना इसमें भी आपके दिमाग में एक सवाल ये उठ सकता है कि सर मान लीजिए वर्किंग कैपिटल के रिलीज बैक होने के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इस पे हमें ध्यान देना है। ये हम एज्यूम करते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल ना डिप्रिशिएट नहीं होती।
जैसे एक फिक्स एसेट की स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहेगा तो जीरो मान लेंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं होती तो ये हम मान के चलेंगे कि जितनी इन्वेस्ट की थी सारी की सारी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट रिलीज बैक हो जाएगी। मतलब ये अगर रिलीज बैक को लेके वर्ड्स नहीं कहे होते तब भी हम यही मानते कि ये जो 20,000 का हमारा आउटफ्लो हुआ है ये 5वें साल के आखिरी में इनफ्लो बन जाएगा, मतलब जितनी भी प्रोजेक्ट की लाइफ है आखिरी साल में इनफ्लो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर लिख देंगे हमारा आखिरी जो हमारा कैश इनफ्लो है वो है टर्मिनल वैल्यू, और टर्मिनल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू वो कितनी है हमारी 50,000 का 20%। उसने ये 20% लिखा है, बस बहुत ऑब्वियस ही बात है क्योंकि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है स्क्रैप उसी में से बचेगा तो उसी का 20% लेंगे। तो अगर मैं नाम देना चाहूं इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑपरेशंस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्रैप वैल्यू है, सॉरी ये वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक है, और ये हमारी टर्मिनल वैल्यू कह लो, टीवी या फिर स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है ना, अब हमें पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए पहले 1 to 5 इयर्स के पीवी फैक्टर लिखना है, सम टोटल ऑफ 1 to 5 ईयर पीवी फैक्टर्स, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। पता ना कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितनी बार इक्वल टू दबाओगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, और उसके बाद जीटी 3.7908, फिर 5th ईयर का 1/1.1, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0.6209, 0.6209, ऐसे ही 0.6209, और फिर फाइनली प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.7908 से, ये आएगा 489.6 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 490 हो जाएगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6209, 12,418, और ये 6209 हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना हो जाएगा, 45490, 12,418 और 6209, 64117। ठीक है, एनपीवी क्या आएगी सर, एनपीवी तो नेगेटिव आ जाएगी, 64117 माइनस 66528, 64117 माइनस 666,528, ये माइनस 2411 आ रही है। एक बार चेक कर लो आप भी कैलकुलेशंस, माइनस 2411 आ रही है। अब क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है, नेगेटिव एनपीवी है, तो प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए अपने को, रिजेक्ट। नेगेटिव एनपीवी में क्या करते हैं, रिजेक्ट। सवाल ना इस बार उसने हमसे एनपीवी तो मांगी ही नहीं है, इस बार क्वेश्चन में देखोगे तो उसने हमसे यही पूछा है कि एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, या इनडिफरेंट हो जाए, या फिर इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है। नहीं, इंफॉर्मेशन तो पूरी है तो हम बोलेंगे कि ये रिजेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनपीवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, नेगेटिव एनपीवी। अगर आप मान लीजिए ये पीवी फैक्टर के जो हमने यहाँ पे लिए हैं अप टू 3 प्लेसेस लोगे तो ये आंसर और अलग आ जाएगा, लेकिन आएगा फिर भी नेगेटिव ही। तो ये डेसिमल प्लेसेस कितने लेते हैं इसमें भी हमारा थोड़ा बहुत आंसर फर्क हो जाता है, और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं आपको, इसी को ही अप्रोक्सीमेशन एरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। GRI कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹650 lakhs, फिगर लैक्स में गिवन है। लाइफ ऑफ एसेट 5 साल की है, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इज ₹3 लाख, मतलब ये हमें फिर से स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और कह रहा है डिस्पोजल एक्सपेंसेस, वर्ड पे फोकस करें, डिस्पोजल एक्सपेंसेस 1 लाख। ये क्या है भाई, जहां आपने प्लांट एंड मशीनरी लगवाई है उसको डिस्पोज करवाने की, वहां से डिसमेंटल करवाने की जो कॉस्ट आ रही है वो 1 लाख रुपए आ रही है। 650 लाख की मशीन है, इतनी हैवी मशीनरी होगी, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसको हटवाना पड़ेगा ना। आप जैसे आप मान लो घर में ही सपोज आपको एसी अनइंस्टॉल करवाना हो, तो एसी अनइंस्टॉल करवाने के वो पैसे चार्ज करता है कि नहीं करता है, जो भी एसी वाले को बुलाओगे इंस्टॉल अनइंस्टॉल के चार्जेस लगाता है वो।
तो कुछ ऐसा ही समझ लो, इतनी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी है, छोटे से एसी के लिए भी कुछ उसके अनइंस्टॉल करने के चार्जेस लग जाते हैं, उसको डिस्पोज करने के चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ तो इतनी बड़ी मशीन है तो उसको भी डिस्पोज करने का चार्जेस लगेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये खर्चा है, मतलब ये आउटफ्लो की बात कर रहा है। और एक प्लांट इन मशीनरी को डिस्पोज कब करवाओगे? शुरुआत में ही करवा दें सर, शुरुआत में तो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कब करवाएंगे? जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब जब मशीनरी की लाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब ये डिस्पोजेबल एक्सपेंसेस जो हैं ये एट द एंड ऑफ द 5th ईयर या लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट के लास्ट में होंगे। इस बार शॉर्टकट नहीं लग पाएगा, इनफ्लो हमें अलग अलग दे रखे हैं देखो, और इस बार इसने अपने ही हमको पी फैक्टर दे रखे हैं। 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उसने खुद के पीवीएफ बता रखे हैं, कह रहा अपना दिमाग मत लगाना, ये वाले पीवीएफ यूज करना। हमने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पर हम आउटफ्लोज लिख लेते हैं। टाइम 0 पर आउटफ्लो है कितने का? 650 लाख रुपए का। टाइम 0 पर है कितने का? 650 लाख का। फिर हमें इस प्लांट को हटाने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन कब? जब प्लांट खराब हो जाएगा, मतलब जब प्लांट की लाइफ खत्म हो जाएगी 5वें साल के आखिरी में। कितने लाख रुपए का? मात्र 1 लाख। सारी फिगर लैक्स में है तो सिर्फ 1 लिखेंगे। 650 के आगे मैंने 5 जीरो नहीं लगाई है, तो इसलिए 1 के आगे भी क्यों लगाऊं? नहीं। इनफ्लोज में क्या क्या है हमारे पास सर? इनफ्लोज हमारे यहां पर 1 2 3 4 5 इनफ्लोज है। पहले साल का है 75 90 110, 75 90 110। चौथे साल का है 125, और 5वें साल का ध्यान से लिखेंगे 140 हमारा ऑपरेशन का है, प्लस रेसिडुअल वैल्यू भी तो आएगी ना। कितने की रेसिडुअल वैल्यू आ रही है? 3 लाख की। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा ठीक है एक साथ जोड़ के लिख दो। 5वें साल का हमारा जो टोटल इनफ्लो है वो 143 लाख। अब आपको पी फैक्टर लिखने हैं। टाइम 0 का पी फैक्टर वो कभी नहीं बताएगा आपको, वो हमेशा आपको मानना है 1 ही होता है। टाइम 5 का ये है, ये वाला है, ध्यान रखना पहले वाला मत लिख देना कहीं गलती से भी। 0.6499। फिर हम लिखेंगे एक एक करके 0.9174। अगला क्या है? 0.8417। अगला क्या है? 0.7722। 0.7084। 0.6499। अब बस मजदूरी का काम रह गया, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना। आओ जरा कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये तो 650 हो गया, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करके 0.6499 ही हो जाएगा। 650 प्लस 0.6499 ये हो गया 650 0.6499, है ना। अब इनफ्लोज पे आ जाओ। 75 मल्टीप्लाइड बाय 0.9174, 68.805। 90 मल्टीप्लाइड बाय 0.8417, 75.753। 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.7722, 84.942। 0.7084 मल्टीप्लाइड बाय 125, 88.55। 143 मल्टीप्लाइड बाय 0.6499, 92.9357, है ना। अब इन सबका टोटल मार दो। यहां वर्किंग कैपिटल है नहीं। 68.805, 75.753 प्लस 84.942, 88.55 और ऐसे ही 92.9357। ये आ गया 410.9857 पीवीसीआई। और एनपीवी अब निकाल लेंगे। पीवीसीआई 410.9857 में से पीवीसीओ माइनस करेंगे 650। अरे तो नेगेटिव आ रहा है। 650.6499, 650.6499। तो ये आ जाएगा 239 माइनस में 239.6642। ठीक है। देखो भाई नेगेटिव एनपीवी है क्या ऑप्शंस में? हाँ सर ये रही 239.66 ऑप्शन में है, मतलब ये बी इज द करेक्ट आंसर।
ध्यान रखना, बच्चों को पागल बनाने के लिए पॉजिटिव भी दे रखा है सेम फिगर, हमारी एनपीवी लेकिन क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है फिर से, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे ना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मांगा है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो या एनपीवी हो, ये तो हम जानते हैं कि दोनों के लिए हमको पीवीसीआई और पीवीसीओ चाहिए होता है। इस क्वेश्चन में कैश आउटफ्लो एक ही है, तो इसका मतलब हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हैं वो तो निकल ही जाएंगे। और कैसे निकलेंगे, 5 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो दे रखा है और टाइम जीरो पर पीवीएफ 1 होता है, कोई भी डिस्काउंट रेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10% हो, 12% हो, 15% हो, भाई आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया ही रहेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 सालों के कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, और क्योंकि चारों सालों के अलग अलग कैश इनफ्लोज है तो यहाँ शॉर्टकट तो लग नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईयर 1 2 3 और 4, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कैश इनफ्लोज, और कैश इनफ्लोज कितने हैं, 2 1 3 और 4.5, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 4.5 लाख। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखने के लिए हमको डिस्काउंट रेट पता होना चाहिए, डिस्काउंट रेट दे रखा है 15% का, तो 1/1.15 एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, 0.8696, एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.7561, एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.6575, और ऐसे ही 0.5718, है ना। और अब आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल लोगे पीवीसीआई, 2 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 0.8696 से, तो ये आता है 1,73,920। ऐसे ही इसको अगर हम 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7561 से, तो ये आएगा 75,610। 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6575 से, तो ये आएगा 197,250। 4.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5718 से, तो ये आएगा 2,57,310, है ना। और ये हो गया पीवीसीआई, सबको जोड़ दो भाई, 173,920, 75,610, 197,250, 257,310, 257,310, 704090। एनपीवी निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, 7,04,090 में से 5 लाख को माइनस करेंगे, पर यहां पे क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक रेशो है, ये बताता है कि हर 1 रुपए के कैश आउटफ्लो के लिए हमारे पास जो कैश इनफ्लोज आएंगे वो कितने होंगे। तो पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीओ, तो 7,04,090 को हम डिवाइड कर देंगे 5 लाख से, और बताइए कितना आएगा, ये आ रहा है 1 सारे आंसर्स जो दे रखे हैं वो अप टू 2 प्लेसेस हैं, तो 1.408 है तो 1.41 कर देते हैं। 1.41 का क्या मतलब है कि अगर हमारा कैश आउटफ्लो 1 रुपये का है, तो जो आने वाले सालों में कैश इनफ्लोज आएंगे उनका प्रेजेंट वैल्यू 1.41 है। और हमने देखा था कि पीआई मोर देन 1 अगर होता है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एनपीवी पॉजिटिव होगी, पीआई मोर देन 1 होगा, और पीआई का एक और नाम क्या था, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, है ना। तो यहां पर हम जो है ए को करेक्ट आंसर बोल देंगे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये आपको याद है, हमने क्लास 1 में ये सब लिखा था, और हमने देखा था कि हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली ये 5 टेक्निक्स हैं। वैसे मैंने आपको बताया था इनके वेरिएंट भी हैं, मौका लगा तो देखते मैं अगर कुछ वेरिएंट डिस्कस कर पाया, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये 5 टेक्निक्स रहेंगे, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में ये 5 टेक्निक्स दे रखी हैं। हमने एआरआर डिस्कस कर ली, नहीं एआरआर डिस्कस कर ली, हमने पे बैक पीरियड डिस्कस कर लिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस कर लिया,
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डिस्कस कर लिया। अब हमारी जो एक टेक्निक रह गई है वो रह गई आईआरआर, और ये जो बची हुई टेक्निक है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस टेक्निक पर इंस्टीट्यूट ने बहुत सवाल पूछे हैं। मतलब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन ये टेक्निक्स के नाम आपको याद रखने हैं। ट्रेडिशनल में दो हैं, एआरआर, पेबैक पीरियड, दोनों ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती हैं। और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें तीन है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और तीसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इस नाम पर भी एमसीक्यू आ रखा है। अब देखिए दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, कहता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर। हाँ हमें पता है ये सारी की सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स ही हैं। देखना ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट ने दिए तो इसने भी 5 लिखी है इसने। लेकिन क्या पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, सिर्फ कैश फ्लो टेक्निक नहीं पूछा है। अगर सिर्फ कैश फ्लो बोलता तो सिर्फ एआरआर ही प्रॉफिट बेस्ड होती है, बाकी सारी कैश फ्लो बेस्ड है। लेकिन जो डिस्काउंटेड मतलब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है तो वो तो मॉडर्न टेक्निक्स है। तो इसका मतलब जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है वो एक एनपीवी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, और आईआरआर में करवाऊंगा वो भी आप देखोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही कंसीडर करती है। ये दोनों टेक्निक्स जो हैं ये डिस्काउंटेड टेक्निक्स नहीं है, ये डिस्काउंटेड टेक्निक्स नहीं है। एनपीवी, आईआरआर और पीआई ये है, मतलब 3, 4 और 5 जिस ऑप्शन में है तो हम कह सकते हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कह रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ। आप मुझे बताओ अभी तक मैंने क्या किसी भी क्वेश्चन में ऐसी बात करी कि पैसा हम कौन से सोर्स से रेज करें, डेट से करें, इक्विटी शेयर से? नहीं, ये पैसा रेज करने का चैप्टर है ही नहीं, ये फाइनेंसिंग का चैप्टर है ही नहीं, ना ही मैंने डिविडेंड की बात करी है इस चैप्टर में। इसका मतलब ये डिविडेंड डिसीजन भी नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कहता है कि फाइनेंसिंग की बात भी होती है और इन्वेस्टिंग के साथ साथ, नहीं फाइनेंसिंग की बात यहां पर नहीं होती, बाहर हो गया। कह रहा है इन्वेस्टिंग के साथ साथ डिविडेंड की बात भी होती है, हमने तो कोई डिविडेंड की बात भी नहीं करी। फाइनेंसिंग, डिविडेंड, ये तो दोनों ही बाहर है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है? डी। और ये भी आप देखिए एग्जामिनेशन एमसीक्यू है, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको एक बात बोलूंगा, मैं इस फास्ट ट्रैक बैच में, क्योंकि मुझसे कई बच्चे सवाल करते हैं कि क्या क्या कवर हम कर रहे हैं इस फास्ट ट्रैक बैच में, मेरा बार बार आपको एक ही जवाब रहेगा, फास्ट ट्रैक बैच रेगुलर बैच का सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरा। लेकिन पूरा फोकस इस बात पे जरूर है कि अभी तक एग्जाम में क्या पूछा गया है। एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फास्ट ट्रैक बैच में उस तरह के क्वेश्चंस को कवर करूं। मतलब हमारा फास्ट ट्रैक बैच का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। रेगुलर बैच में इस जितनी मैंने बातें करी हैं इससे कई ज्यादा बातें होती हैं, क्योंकि वहां पर मैं वो भी डिस्कस करता हूं जो हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, अभी तक नहीं आ रखा। लेकिन अभी फास्ट ट्रैक बैच में हम वही डिस्कस कर रहे हैं मेनली जो पास्ट में इंस्टीट्यूट ने पूछा है, और उसी तरीके से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सारी कवरेज लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है, कहीं तो फास्ट होना पड़ेगा। नहीं, बाकी आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमेशा की तरह वीडियो को तो लाइक आप कर ही देते हैं, और जरूर बताइएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हैं। ग्रुप में आप एडेड हैं, बढ़िया है, नहीं भी एडेड है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स कैपिटल बजटिंग जब पूरा खत्म हो जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। और वैसे आज तक की क्लास के जितने भी हमारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।